चैप्टर 6 100 करोड़ का नोटिस और आजादी का सौदा। बेंगलुरु का सेंट्रल पुलिस स्टेशन। रात के 2 बज रहे थे, लेकिन लॉकअप के अंदर दिन जैसा शोर था। यहाँ की हवा में पसीने, फिनाइल और डर की मिली जुली बदबू थी। सलाखों के पीछे एक कोने में शौर्य बैठा था। उसकी सफेद शर्ट पर अब भी उस खूनी हमले के निशान थे और माथे से सूखा हुआ खून पपड़ी बन चुका था। लेकिन उसके बैठने का अंदाज ऐसा था जैसे वो किसी जेल के फर्श पर नहीं, बल्कि किसी सिंहासन पर बैठा हो। उस लॉकअप में पहले से 5-6 लोकल गुंडे बंद थे। उनमें से एक, जिसका नाम काली था, शौर्य को पिछले आधे घंटे से घूर रहा था। ओए हीरो, काली ने गुटखा थूकते हुए कहा, सुना है तूने सिंघानिया साहब से पंगा लिया है। तेरा तो अब गेम ओवर है। यहाँ से निकलेगा तो सीधा ऊपर जाएगा। बाकी कैदी हंसने लगे। शौर्य ने अपनी आंखें नहीं खोली। वो शांत बैठा रहा, जैसे कोई साधु ध्यान में हो। काली को अपनी बेइज्जती महसूस हुई। वो अपनी जगह से उठा और शौर्य के पास जाकर खड़ा हो गया। अबे बहरे, तेरे से बात कर रहा हूँ। यहाँ का दादा मैं हूँ। चल पैर दबा मेरे। शौर्य ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों में इतनी गहरी थकान और गुस्सा था कि काली एक पल के लिए सहम गया। दोस्त, शौर्य की आवाज बहुत धीमी लेकिन भारी थी। मैं यहाँ जिस जुर्म में आया हूँ उसकी कीमत 100 करोड़ है। और तू यहाँ जिस चेन स्नैचिंग के लिए आया है उसकी कीमत 500 रुपये भी नहीं है। शेर जब पिंजरे में आराम कर रहा हो तो कुत्ते उसे भौंक कर जगाने की गलती नहीं करते। जा अपने कोने में बैठ। काली का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने शौर्य का कॉलर पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, पर अगले ही पल उसका हाथ उसकी पीठ के पीछे मुड़ चुका था और उसका चेहरा जमीन पर था। शौर्य ने उसे बिना ज्यादा हिले चित कर दिया था। मैंने कहा ना, कोने में बैठ। शौर्य ने उसे धक्का दिया। पूरा लॉकअप शांत हो गया। सबको समझ आ गया कि ये नया कैदी कोई साधारण मुजरिम नहीं है। शौर्य वापस अपनी जगह बैठ गया, लेकिन उसका दिमाग जेल में नहीं, लोहागंज के उस कमरे में था जहां पीहू उसका इंतजार कर रही होगी। क्या पीहू सोई होगी? क्या उसने खाना खाया होगा? एक बाप की चिंता उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। उधर लोहागंज में मातम जैसा सन्नाटा था। पीहू दरवाजे की चौखट पर बैठी थी। उसकी गोद में वही पुराना टेडी बियर था। उसकी आंखें दरवाजे पर टिकी थीं। प्रीति दीदी ने उसे 10 बार सुलाने की कोशिश की, पर पीहू ने हिलने से भी मना कर दिया। पापा ने बोला था वो आएंगे, पीहू ने सिसकते हुए कहा। वो झूठ नहीं बोलते बुआ। विक्की पागलों की तरह कमरे में चक्कर काट रहा था। उसका फोन कान से चिपका हुआ था। हाँ अनन्या, प्लीज कुछ करो। पुलिस वाले मुझे मिलने नहीं दे रहे। वो कह रहे हैं कि ऊपर से ऑर्डर है कि शौर्य की जमानत नहीं होनी चाहिए। वकील भी डर रहे हैं, कोई सिंघानिया के खिलाफ केस नहीं लेना चाहता। फोन के दूसरी तरफ अनन्या अपनी कार में थी, जो तेज रफ्तार से अपने घर की तरफ जा रही थी। विक्की, तुम घबराओ मत, मैं डैड से बात करने जा रही हूँ। मेरे डैड दिग्विजय श्रॉफ हैं। म्यूजिक इंडस्ट्री में वही एक इंसान है जो विक्रम सिंघानिया की आंखों में आंखें डाल सकते हैं। तुम बस प्रीति दीदी और पीहू को संभालो। मैं सुबह होने से पहले कुछ न कुछ करूंगी। अनन्या ने फोन काटा और अपने घर के आलीशान गेट में दाखिल हुई। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वो जानती थी कि उसके पिता दिग्विजय बिजनेस के मामले में बहुत सख्त हैं। वो बिना फायदे के किसी की मदद नहीं करते। लेकिन आज अनन्या के पास कोई और रास्ता नहीं था। अगली सुबह पुलिस स्टेशन में एक अलग ही ड्रामा शुरू हुआ। सुबह के 9 बजे एक काली मर्सिडीज थाने के बाहर रुकी। उसमें से वरुण सिंघानिया और उसका वकील उतरा। वरुण के चेहरे पर एक घिनौनी मुस्कान थी। वो सीधा इंस्पेक्टर के केबिन में गया, जहां शौर्य को हथकड़ी लगाकर खड़ा किया गया था। वेल वेल वेल, वरुण ने ताली बजाते हुए कहा। देखो तो सही, सुपरस्टार पापा की क्या हालत हो गई है। क्यों शौर्य, कल तो बड़ा लेक्चर दे रहा था स्टेज पर। मैं आसमां बनके उभरा हूँ। अब क्या हुआ? अब तो जेल की छत भी नसीब नहीं हो रही। शौर्य ने वरुण की तरफ देखा। उसकी आंखों में अभी भी वही आग थी। वरुण, वक्त का पहिया गोल है। आज मैं यहाँ हूँ, कल तू होगा। बस फर्क इतना होगा कि मैं अपने दम पर यहाँ से निकलूंगा और तू अपने बाप के पैसों पर भी नहीं बच पाएगा। वरुण का चेहरा सख्त हो गया। उसने टेबल पर हाथ मारा। इंस्पेक्टर, इस भिखारी को कोर्ट ले जाने की तैयारी करो और मीडिया को बुला लो। मैं चाहता हूँ कि पूरी दुनिया देखे कि कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने का अंजाम क्या होता है। और वकील साहब, वो कस्टडी के पेपर्स तैयार है ना? उस बच्ची को आज शाम तक अनाथालय शिफ्ट करना है। जी सर, सब तैयार है, वकील ने फाइल दिखाते हुए कहा। शौर्य की मुट्ठियां भिंच गईं। वो वरुण की गर्दन पकड़ने के लिए आगे बढ़ा, पर हवलदारों ने उसे रोक लिया।
वरुण, अगर पीहू को हाथ भी लगाया तो क्या करेगा, क्या करेगा तू? वरुण चिल्लाया, तू खत्म हो चुका है शौर्य। 100 करोड़ तेरी 7 पुश्तें बिक जाएंगी तब भी ये कर्ज नहीं उतार पाएंगी। तभी थाने के बाहर एक और गाड़ी रुकने की आवाज आए। ये आवाज किसी साधारण गाड़ी की नहीं थी। एक सफेद रोल्स रॉयस थाने के गेट पर खड़ी थी। उसमें से एक बुजुर्ग लेकिन कड़क शख्सियत उतरी, दिग्विजय श्रॉफ, और उनके साथ थी अनन्या और शहर का सबसे बड़ा क्रिमिनल लॉयर रायचंद। इंस्पेक्टर अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया। दिग्विजय सर, आप यहाँ? दिग्विजय ने इंस्पेक्टर को नजरअंदाज किया और सीधा वरुण के पास आए। सिंघानिया के पिल्ले आजकल बहुत शोर मचा रहे हैं, दिग्विजय ने अपनी भारी आवाज में कहा। वरुण हड़बड़ा गया। दिग्विजय श्रॉफ उसकी पिता की उम्र के थे और पावर में उनके बराबर। मिस्टर श्रॉफ, आप इस क्रिमिनल के लिए आए हैं। क्रिमिनल अभी साबित नहीं हुआ है, वरुण वकील रायचंद ने आगे आते हुए कहा। इंस्पेक्टर, मेरे क्लाइंट शौर्य प्रताप सिंह की जमानत के पेपर्स। सिंघानिया का वकील हंसा। रायचंद जी, शायद आपने केस नहीं पढ़ा। ये नॉन बेलेबल गैर जमानती ऑफेंस नहीं है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत 100 करोड़ का फ्रॉड है और कोर्ट का ऑर्डर है कि जब तक पेमेंट की गारंटी नहीं मिलती शौर्य बाहर नहीं जाएगा। रायचंद ने अपनी फाइल खोली और एक मुस्कान के साथ कहा, यही तो आप और आपका क्लाइंट मात खा गए। मैंने कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी मंगवाई थी। उसमें लिखा है कि शौर्य कमर्शियल व्यापारिक परफॉर्मेंस नहीं दे सकता जिससे वो पैसा कमाए। रायचंद ने एक वीडियो क्लिप चलाई। ये कल के इवेंट की थी। कल का इवेंट एक कॉलेज कंपटीशन था। शौर्य ने वहां एक स्टूडेंट के तौर पर परफॉर्म किया। उसे उस गाने के लिए कोई पैसा नहीं मिला, न टिकट बिकी, न उसे कोई फीस मिली। ये एक एजुकेशनल एक्टिविटी थी और भारतीय कानून के मुताबिक आप किसी छात्र को कॉलेज में गाने से नहीं रोक सकते, चाहे कॉन्ट्रैक्ट कुछ भी हो। वरुण का मुंह खुला का खुला रह गया। लेकिन उसने एस का गाना गाया। वो इंटरनेट पर ट्रेंड कर रहा है। साबित करो, शौर्य ने पहली बार बीच में बोला। साबित करो कि इंटरनेट वाला एस मैं हूँ। क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? कोई आईपी एड्रेस, कोई बैंक ट्रांजैक्शन? रायचंद ने बात पकड़ी। बिल्कुल। इंटरनेट पर गाना किसने डाला? ये साइबर सेल का काम है। फिलहाल मेरे क्लाइंट ने सिर्फ कॉलेज में गाया है, जो कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन नहीं है, इसलिए आप उन्हें यहाँ 1 मिनट भी नहीं रख सकते। वरुण गुस्से से कांपने लगा। उसने अपने वकील को देखा पर वकील ने सिर झुका लिया। लॉजिक एकदम सॉलिड था। कॉन्ट्रैक्ट पैसों के लिए था और कल की परफॉर्मेंस मुफ्त थी। इंस्पेक्टर, बेल दीजिए, रायचंद ने ऑर्डर दिया। कागजी कार्रवाई पूरी हुई। हथकड़ियां खोली गईं। शौर्य ने अपनी कलाई को मला और वरुण के पास गया। वरुण डर के मारे एक कदम पीछे हट गया। वरुण, शौर्य ने उसके कान में फुसफुसाया, जाके अपने बाप से बोल देना। 100 करोड़ का नोटिस भेजकर उसने मुझे और मशहूर कर दिया है। अब कोर्ट में मिलते हैं। और हाँ, पीहू का नाम अपनी लिस्ट से काट देना। वरुण पैर पटकते हुए वहां से निकल गया। जाते जाते उसने धमकी दी, ये जीत नहीं है शौर्य, ये बस कुछ दिनों की मोहलत है। मैं तुझे कोर्ट में घसीटूंगा। जब सब चले गए तो शौर्य दिग्विजय श्रॉफ के पास गया। सर, आपका शुक्रिया। मुझे नहीं पता आपने मेरी मदद क्यों की, पर मैं आपका एहसानमंद हूँ। दिग्विजय ने अपना चश्मा ठीक किया और शौर्य को ऊपर से नीचे तक देखा। एहसान मत मान लड़के, मैं बिजनेसमैन हूँ, मुफ्त में सांस भी नहीं लेता। मैंने तुझे इसलिए बचाया क्योंकि मेरी बेटी ने जिद की थी और मुझे तेरे टैलेंट में पैसा दिखता है। शौर्य ने अनन्या की तरफ देखा। अनन्या ने नजरें झुका ली। तो क्या कीमत है इस आजादी की? शौर्य ने सीधा पूछा। कीमत ये है, दिग्विजय ने एक कार्ड शौर्य की जेब में डाला, कि जब ये केस खत्म होगा और अगर तू जीत गया तो तू सिर्फ और सिर्फ मेरे म्यूजिक लेबल श्रॉफ रिकॉर्ड्स के लिए गाएगा, वो भी मेरी शर्तों पर। मंजूर है। ये एक और कॉन्ट्रैक्ट जैसा था, एक पिंजरे से निकलकर दूसरे पिंजरे में जाना। पर शौर्य के पास अभी कोई विकल्प नहीं था, उसे पीहू के पास जाना था। मंजूर है, शौर्य ने कहा। आधे घंटे बाद शौर्य लोहागंज पहुंचा। जैसे ही वो सीढ़ियां चढ़कर ऊपर गया, पीहू ने दौड़कर दरवाजा खोला, जैसे उसे पता था कि पापा आ गए हैं। पापा, वो चिल्लाए और शौर्य की टांगों से लिपट गई। शौर्य ने उसे गोद में उठाया और सीने से लगा लिया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। जेल की वो बदबू, वो मार, वो डर, सब पीहू के एक स्पर्श से गायब हो गया। मैंने बोला था ना पापा आएंगे, पीहू ने विक्की और प्रीति दीदी की तरफ देखकर गर्व से कहा। प्रीति दीदी ने शौर्य की बलाई ली। तू ठीक तो है ना? उन्होंने मारा तो नहीं?
नहीं दीदी, शेर को खरोंच आ सकती है पर वो टूटता नहीं है, शौर्य ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन शौर्य जानता था कि ये सिर्फ शुरुआत है। विक्रम सिंघानिया अब चुप नहीं बैठेगा। वो अब एस की पहचान साबित करने के लिए पूरी ताकत लगा देगा। और उधर दिग्विजय श्रॉफ का सौदा भविष्य में उसके गले की फांस बन सकता है। उस रात जब पीहू सो गई, शौर्य ने अपनी डायरी खोली। एक पिंजरा टूटा, दूसरा तैयार है, पर जब तक पीहू साथ है, हर पिंजरा मोम का है। शौर्य ने खिड़की से बाहर देखा। प्रताप टावर्स की बत्तियां आज भी जल रही थीं। मदन प्रताप, विक्रम सिंघानिया, तैयार हो जाओ, अब खेल कोर्ट में होगा और गवाह होगी पूरी दुनिया।